हाँ जी, कल हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था कि जब हम इकोनॉमिक्स के टूल को बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ हम ये कह सकते हैं जब हम स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज का बेस्ट वे यूज करते हैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो भी क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट इसका टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिमांड। डिमांड हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था कि डिमांड किसको बोलते हैं? उस कॉमोडिटी को जिसके लिए जिसको हम बाय करने के लिए भी तैयार हैं, जितना पर्टिकुलर टाइम पे जितना प्राइस दिया जा रहा है उतने ही प्राइस है, ठीक है। द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बाउट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। जो कॉमोडिटी हम ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसी प्राइस पे लेने के लिए रेडी हैं, विलिंग है, चाहते हैं लेना, दैट इज डिमांड। और ले लेते हैं, दैट इज डिमांड। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस इफेक्टिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज वन शुड हैव। डिमांड इफेक्टिव कैसे होगी? अगर तो डिजायर होगी कमोडिटी को खरीदने की, इच्छा होगी, विलिंगनेस होगी पे करने की, कि जितना भी प्राइस हो मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, और एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने के लिए। अब मैं घर पे बैठे बोलूं मैं एरोप्लेन खरीद सकती हूँ, मेरी इच्छा है एरोप्लेन खरीदने की, दैट इज ओनली डिजायर, दैट इज ओनली वांट, दैट इज नॉट डिमांड। बिकॉज आई एम नॉट विलिंग टू पे, है ना, आई हैव नो एबिलिटी टू पे एट दैट सच अमाउंट। ओके, तो डिमांड क्या होगी? जब आप एक कमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी हो, आपके पास उसके लिए पे करने के लिए भी पैसे हैं और आप उसको पे करने के लिए विलिंग भी हो। एक होता है हमारे पास पैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शॉप पे जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आती है, हमारे पास पैसे हैं खरीदने के लिए, लेकिन हम क्या कहते थे? छोड़ दे छोड़ दे, कहीं और ले लेंगे, ठीक है। करते हैं ना ऐसा। हमारे पास पेमेंट है, मतलब हम विलिंग है पे करने के लिए, हमारे पास एबिलिटी है पे करने के लिए, लेकिन हम विलिंग नहीं है, हम उसको अभी के अभी पे करना नहीं चाहते। नेक्स्ट डिमांड की काइंड्स आ गई, डायरेक्ट डिमांड, ड्राइव डिमांड। हाँ जी, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप पे गई, मैंने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा इज माई डायरेक्ट डिमांड। क्यों पिज्जा मैं क्यों मंगवा रही हूँ? मैं उसको कंज्यूम करने वाली हूँ, मैं उसको खाने वाली हूँ, वो मेरी हंगर के लिए है, वो मेरी हंगर को शांत करेगा, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड यानी कि मुझे भूख लगी, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया और खा लिया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, मैंने कंज्यूम किया। ठीक है। ड्राइव डिमांड यानी कि हमने डायरेक्टली डिमांड नहीं क्रिएट की, डायरेक्टली हमने उस चीज को उसकी चीज से वो जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली वो चीज हमारे लिए नहीं यूजफुल, लेकिन जो चीज हमारे लिए यूजफुल है उसके लिए वो चीज चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल आप घड़ी लाते हो घर पे, वॉल क्लॉक, ठीक है, घड़ी है आपके पास। घड़ी चलेगी कैसे? जब तक उसमें सेल नहीं डालेंगे वो चलेगी नहीं। तो घड़ी के लिए ड्राइव डिमांड क्या है? वो सेल है, ठीक है, जुड़ी हुई है। घड़ी लोगे तो सेल लोगे ही लोगे, दैट इज ड्राइव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स बनाने हैं, हमने साइकिल बनाना है, साइकिल की डिमांड है, साइकिल बनाना है, लेकिन उसकी ड्राइव डिमांड क्या होगी? स्टील, लोहा, आयरन। जब तक वो नहीं लगेंगे तब तक वो बन ही नहीं पाएगा। साइकिल लोहे से ही बनता है, स्टील से ही बनता है, तो वो बनेगा कैसे जब तक उसकी ड्राइव डिमांड यानी कि स्टील ही नहीं होगी हमारे पास। यानी कि फिनिश गुड को प्रिपेयर करने के लिए जो डिमांड, जिस चीज की डिमांड हो रही है, दैट इज ड्राइव डिमांड। और डायरेक्ट डिमांड जो चीज हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है बेटा?
देखो ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। डिमांड सप्लाई, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बेसिक्स है। ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है तो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें भी आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे। तो इस पे प्रॉपरली ध्यान देके सुनना, जहां पे दिक्कत हुई वहीं पे बोल देना, ठीक है। देन इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला मैंने पिज्जा खाना था, मैं शॉप पे गई, मैंने पिज्जा बाय किया और खा लिया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। मेरी डिमांड थी, मैं गई, मैंने अपनी क्वांटिटी जितना मेरे को चाहिए मैंने लिया और आ गई, ठीक है। डिमांड फॉर द कमोडिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, that quantity of good consumed would buy at a given price during a given period of time is his individual demand for a particular good. ऑन द स्पॉट मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड जब हम सारे बायर्स की डिमांड को इकट्ठा करके कैलकुलेट करेंगे तो वो मार्केट डिमांड बनेगी, यानी कि पूरे मार्केट की क्या डिमांड है। हम बोले मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, वो यही होता है, वो मार्केट डिमांड ही होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड ऑफ ऑल बायर्स टेकिंग टुगेदर, जब हम सभी बायर्स की डिमांड एक साथ लेंगे तो वो मार्केट डिमांड है। देन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, द जनरल टेंडेंसी ऑफ कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क पता है? मैंने अभी कस्टमर बोल दिया गलती से, कंज्यूमर लिखा है यहाँ पे। कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क पता है? हाँ जी, एनीवन? कस्टमर और कंज्यूमर, बोल नहीं सकते हो, लिख के बताओ, बताओ तो सही। देखो, कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूम करे चीजों को, कस्टमर जो चीजों को खरीद कर आगे बेच भी सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड ब्रो। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो खुद कंज्यूम करते हैं, नेम से क्लियर है कंज्यूमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्किट लेके आई, बिस्किट मैं लेके आई लेकिन खा मेरे भाई ने लिया, इट मीन्स मैं क्या बन गई, मैं कस्टमर बन गई। मैंने सिर्फ खरीदा, मैंने कंज्यूम नहीं किया। और अगर वही बिस्कुट मैंने लाके मैंने ही खा लिया, दैट इज आई एम कंज्यूमर, मेरा सामान मैंने ही कंज्यूम किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कंज्यूमर बिहेवियर इन डिमांडिंग अ कमोडिटी इन रिलेटेड टू चेंज इन प्राइस इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सारी चीजों को रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है, इट मींस बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि एक थ्योरी है। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो बोल रहे हैं कि सारा चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आता है। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है वो भी प्राइस की वजह से चेंज होता है। बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, उनकी वजह से चेंज नहीं आ रहा। यानी कि कम पर्सन की इनकम, पर्सन का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनकी वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उस कमोडिटी का जो प्राइस है उसकी वजह से चेंज आ रहा है। जो लॉ ऑफ डिमांड है इसमें क्या है, व्हेन प्राइस गोज अप, ये ऑपोजिट है, नेगेटिव डिमांड है इसमें। मींस अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। इनकी जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इनवर्स है। नोट डाउन, नोट कर लो कि इनकी जो रिलेशन है वो इनवर्स है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, देखो। बीट था, उसका प्राइस 5 रुपए था, तो हम लोग उसको 10 10 किलो खरीद रहे थे 5 के हिसाब से। वही उसका प्राइस
4 हो गया, कम हो गया, तो हम उसको 20 किलो खरीदने लगे। कम होते होते उसका प्राइस 1 रुपए रह गया, तो हम कितने किलो खरीदने लगे? 50 किलो खरीदने लगे। ठीक है, यानी कि अगर कम होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस ज्यादा होगा तो कम खरीदेंगे। ऑपोजिट रिलेशन, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, डिमांड प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन। ये देखो, कोई कॉमोडिटी, ये यहां से नहीं, ये डिमांड ऐसे बनी, डाउन स्लोपिंग राइटवर्ड। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या क्या होता है डिमांड में? उसका खुद का प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, जो जो ध्यान में रखना चाहिए, पर रिमेन बाकी थिंग्स कांस्टेंट रखी जाती हैं, ऑन प्राइस सिर्फ ध्यान में रखा जाता है। अदर गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, टेस्ट और प्रेफरेंस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? एनीवन? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। कभी कभी हमें ये भी, जैसे कोरोना के टाइम में डिमांड एकदम से बढ़ गई, चाहे प्राइस ज्यादा है प्राइस कम, क्यों? क्योंकि फ्यूचर की प्राइस की वजह से सबको एक्सपेक्टेड था कि फ्यूचर में भी मिले ही ना, ठीक है, या कम मिले, तो जिस वजह से सबने क्या किया, डिमांड बढ़ा दी अपनी। तो मैं पूछ रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट्स क्या होते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, सब्सिट्यूट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज का, यानी कि अगर मैं चाय पीती हूँ, ठीक है, चाय का प्राइस एकदम से बढ़ गया, तो और कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो मैं क्या करूंगी, चाय से शिफ्ट होके कहाँ चली जाऊंगी? कॉफी पे चली जाऊंगी। समझ में आई? तो इट मीन्स दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस भी, ठीक है, देन ये दिखाओ, ये देखो, ये चेंज दिखा रहा है, मूवमेंट चेंज। मूवमेंट दो चीजों से चेंज होती है, एक तो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो चेंज आता है डिमांड में, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आता है, ठीक है। अगर हम बोलें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इट मीन्स किसकी वजह से चेंज है? प्राइस की वजह से, ठीक है। जो प्राइस की वजह से चेंज आएगा, दैट इज चेंज इन डिमांड, मीन्स मूवमेंट ऑफ डिमांड, मूवमेंट ऑफ डिमांड का। ये देखो, पहले हम 200 रुपए की चीज, 1 रुपए की चीज खरीदे थे, तो हम कितनी चीजें, कितने ले रहे थे? 200 यूनिट ले रहे थे, हमारी डिमांड यहाँ पे थी। फिर उसका प्राइस 2 रुपए हो गया, तो हमने उसको प्रोडक्ट कम करके 100 रुपीज से खरीदना शुरू कर दिया। तो ये जो डिमांड थी यहाँ से यहाँ चेंज हो गई। एक ही लाइन पे अगर वो डिमांड चेंज हो रही है, अगर तो ऊपर जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन, अगर वो नीचे जा रही है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
अगर डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है दैट इज एक्सटेंशन, अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है दैट इज कॉन्ट्रेक्शन, दैट इज चेंज इन डिमांड। यानी कि ये जो डिमांड कर्व है ये एक ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब शिफ्ट अगर हम बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, तो इसमें शिफ्ट ही हो जाएगा, यानी कि दो डिमांड कर्व बन जाएगी, शिफ्ट ही हो गया, डिमांड कर्व ही नहीं आ गया। जो शिफ्टिंग होती है वो अदर थिंग्स की वजह से होती है, इनकम की वजह से हो गई। ठीक है, मान लो मैं 200 रुपए की चीज खरीद रही थी, ठीक है, अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं 250 की चीज खरीदने लग गई। जब हम भी हमारे घर पे राशन आता है, अगर हमारे पास कम पैसे हो तो कम राशन लेते हैं ना, वही अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हो, इनकम हमारी ज्यादा हो, तो हम राशन भी ज्यादा डलवा लेंगे। तो इसी तरह अगर तो मेरी इनकम कम थी तो मैं 200 का सामान खरीदती थी, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने कंज्यूम 250 का करना शुरू कर दिया। इट मीन्स मेरी कंजप्शन शिफ्ट होके 200 से कहाँ चली गई, 250 पे चली गई। प्राइस उतना ही है अभी भी, मेरा अदर थिंग की वजह से, या फिर मुझे टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद आ गया, मैं पहले एक ही खरीदती थी, अब उसका प्राइस चाहे 2 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, मैं दो खरीदने लग गई हूँ। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग। डिमांड का भी नहीं बन जाना, दैट इज शिफ्टिंग। और एक ही डिमांड का पे चेंज आना, दैट इज मूवमेंट। क्लियर है दोनों, शिफ्टिंग एंड चेंजिंग। अब कुछ एजम्पशंस भी ली जाती हैं, ये देखो लॉ है, लॉ में कुछ एजम्पशंस भी रखी जाती हैं कि ये चीज ऐसे ही रहेगी, ये चीज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो वो एजम्पशंस क्या ली हुई थी इन्होंने। पहली एजम्पशन थी नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इसमें वही सारी एजम्पशन ली जाएंगी कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम क्या है कांस्टेंट रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनकम क्या कर रहे हैं, नो चेंज, इनकम में उनकी कोई चेंज हम शो नहीं कर रहे, इनकम जितनी है उतनी रहेगी, यानी कि इनकम कांस्टेंट बता रहे। देन नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट में भी कोई चेंज ये कह रहे हैं कि नहीं आएगा, जितना कंज्यूमर को वो चीज पहले पसंद थी उतनी कंज्यूमर को अब भी पसंद, उसके टेस्ट उसके प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। नो चेंज इन फैशन, मार्केट में कोई नया फैशन नहीं आया, वही सारे फैशन चल रहे हैं, वही सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। इन शॉर्ट ये आपको ये बोल रहे हैं कि प्राइस के अलावा सारी चीजें हमने कांस्टेंट रख के चली। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, कोई भी वेदर में चेंज है, आपको पता है ना वेदर के हिसाब से डिमांड चेंज हो जाती है। अब समर में कोई वुलन के कपड़े नहीं खरीदता, है ना, समर में वुलन थोड़ी पहनता है कोई। तो डिमांड क्या है, चेंज हुई ना वेदर की वजह से, इसलिए ये बोल रहे हैं कि वेदर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं निकालेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी नहीं आएगी, गवर्नमेंट जो दे रहा था ऑन दैट स्पॉट वही सब चीजें दे रहा है। ठीक है, कोई टैक्स कोई सब्सिडी उसने बढ़ाई नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि डिमांड कर्व जो हमारी है वो राइट की तरफ डाउन स्लोप करती है। हमने देखा ना यहाँ पे, ये डिमांड कर्व देखो, यहाँ से ऐसे जा रही, डाउनवर्ड स्लोप है। तो वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन क्या है, इनकम इफेक्ट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल consumer real income rise, then he is now power to purchase more of the commodity with the same income। देखो किसी चीज का प्राइस कम हुआ, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि वीट 1 रुपए का था तो हम 50 खरीदने लगे, है ना, और वीट 5 रुपए का था तो हम 10 खरीद रहे थे। ठीक है, अगर वीट 1 रुपए का हो गया, मैंने 50 kg वीट खरीद लिया, ठीक है, पर मुझे चाहिए 1 kg, 10 kg होता है, तो मैं 1 रुपए का 10 kg खरीद लूंगी, ₹10 लगेंगे, बाकी 40 रुपीज जो मेरे पास बचे, इससे क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से मैं और चीजें खरीद सकती हूँ। तो डिमांड तो हो ही रही है, ठीक है, डिमांड तो हो ही रही है, इस वजह से
जो इसकी स्लोपिंग होती है वो डाउनवर्ड होती है, कि उस चीज की कमोडिटी फॉल हुई है, डिमांड सिर्फ उसी चीज की फॉल हुई है, पर कंज्यूमर के पास तो अमाउंट है कि वो पे कर सके। देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, हम एक सब्स्टिट्यूट से दूसरे सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हमें चाय महंगी मिलेगी तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, वही बात हो गई। इस वजह से जो चाय की डिमांड है वो कम होती है, इसलिए वो डाउनवर्ड रहती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ जी, ये कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, मार्जिन का मतलब एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कपड़ों में भी मार्जिन रख देना, वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना थोड़ा सा, है ना। तो मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक चीज कंज्यूम करने पे हमें जो यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी का मतलब है उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन, वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पे आई, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, मैंने फटाफट आके पानी पिया। जो पहला ग्लास मुझे सेटिस्फेक्शन देगा वो हमेशा हाइयर रहेगी। आप घर पे आते हो, पानी पीते हो एक गिलास, आपकी सबसे पहले एक जो पहला गिलास होता है उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है नहीं होती? होती है ना। तो इसी तरह हम अब कह रहे हैं कि फिर मैंने दूसरा गिलास पिया, चलो वो भी पी लिया, फिर मैंने तीसरा पिया, चलो वो भी पी लिया, एंड में फोर्थ गिलास पे आके मैंने बोला कि मैं और पानी नहीं पी सकती, ठीक है। यानी कि 3 गिलास में ही मेरी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फुलफिल हो गई, मेरी सेटिस्फेक्शन है जो वो पूरी हो गई है। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो मेरी मार्जिनल डिमांड कम होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड जो है काम ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल गिफन गुड्स, गिफन गुड्स यानी कि चीपेस्ट गुड्स, सबसे चीप जो होते हैं गुड्स, सबसे कम प्राइस और सबसे कम क्वालिटी वाले जो गुड्स होते हैं, दैट इज गिफन गुड्स। तो इनके साथ जो डिमांड का रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। इनके साथ अगर प्राइस कम होगा इनका, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे किसी और पे, इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इस क्या ये नहीं है हम इसी को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। हमने डिमांड में तो यही पढ़ा ना कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई या अगर इसका प्राइस कम हो गया तो हम इसको ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गिफन गुड्स के केस में एक्सेप्शंस है ये, कि गिफन गुड के केस में फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं बाजरे का आटा और चने का आटा। बाजरे का आटा जो होता है वो सबसे सस्ता होता है, जो उनको डालते हैं चिड़ियों को, ठीक है। तो वो बाजरे का जो आटा है वो सबसे सस्ता होता है। कोई इंसान कम पैसे की वजह से बाजरे का आटा खा रहे हैं मानो, ठीक है। अब उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम में इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा कि वो बाजरे का आटा ही 2 गुना खरीदना शुरू कर देगा। वो अब क्या करेगा कि बाजरे के आटे से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, कनक के आटे पे चला जाएगा, क्योंकि जो बाजरे का आटा है वो चीपर है। तो वो क्या करेगा, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए गीफन पे शिफ्ट हो जाएगा। देन कॉमोडिटी विच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल, फिर कुछ ऐसे होते हैं जब हम उसको स्टेटस सिंबल से यूज करते हैं, तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने आईफोन लेना है, जिनके पास अब 14 15 है, वो अब 16 भी लेंगे ही लेंगे। क्यों? दैट इज उनके लिए वो स्टेटस सिंबल बन गया, चाहे वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी क्यों ना खरीदना पड़े, चाहे वो एक्स्ट्रा महंगा ही क्यों ना खरीदना पड़े, वो खरीदते हैं। क्यों? स्टेटस सिंबल।
ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ डिमांड वर्क नहीं करते। देन एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, ये तो हमें पता ही है हाउस होल्ड में। कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड तो शिफ्ट होगी होगी। अब ये हाउस होल्ड के लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लो मुझे कुछ चाहिए था एज अ हाउस होल्डर, मुझे मान लो झाड़ू ही खरीदना है, ठीक है, लेकिन झाड़ू की डिमांड त्योहार की वजह से एकदम से 20 रुपए बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, आपको प्राइस था, आपके पास पैसे थे, आप विलिंग थे, आपने पे कर लिया। लेकिन ये एक्सेप्शंस क्या बोल रही हैं कि आप क्या करोगे, थोड़ी देर रुक जाओगे, उसके कम होने का इंतजार करो, जब वो कम होगा देन आप फिर से परचेज कर लो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है डिमांड का टॉपिक? बोल के बताओ। यस मैम। समझ में आ रहा है सारा? यस मैम। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? देन हमारी आ गई सप्लाई। ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। सप्लाई क्या होती है, उस कमोडिटी की देने की क्षमता, यानी कि हम कितनी कमोडिटी में सप्लाई कर सकते हैं, कितनी कमोडिटी की सेल कर सकते हैं। अब जितना माल प्रिपेयर होगा उतनी की सेल कर सकते हैं, है ना। माल हमारे पास 100 है और सेल हम 200 कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है। हमारे पास जितनी सप्लाई होगी हम उतना ही पे कर सकते हैं, और जो सप्लाई का कर्व है वो क्या होगा, अपवर्ड होएगा, लेफ्ट से अपवर्ड की ओर। वो ऐसे था राइट से डाउनवर्ड की तरफ, ये राइट से अपवर्ड की तरफ। अब देन लॉ ऑफ सप्लाई आ गया। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, फिर से रिमेन अदर थिंग, फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज, द सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीज एज इज प्राइस इंक्रीज। ये भी यही, इसमें क्या है, अब इसमें लॉ ऑफ सप्लाई में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। पिछले वाले में नेगेटिव था ना लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी, होएगी ही होएगी, या उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सप्लाई में क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लाई में डिमांड के कम होने, प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से उसकी सप्लाई में फर्क नहीं आएगा। इसकी स्लोपिंग क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। यहाँ पे आपने देखा, ये देखो, ये स्लोपिंग अपवर्ड है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये किसकी वजह से है, लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी के वजह से और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से। देन सप्लाई का फंक्शन क्या है, सभी चीजों को इकट्ठे ले आना। ठीक है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, एक्स यानी कि प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी जो भी हम खरीदना चाहते हैं, पी एफ, एफ यानी कि प्राइस ऑफ द फैक्टर, पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ द गुड, जो भी एक्सटर्नल गुड हम खरीद सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे। ठीक है, देन फैक्ट्री आउटसाइड द इकोनॉमिक फेस, फैक्ट्री के बाहर है जो मेन फैक्टर है हमारा। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से, टैक्स की वजह से, सब्सिडी की वजह से। डिमांड ऑफ सप्लाई में भी सारी वही चीजें हैं, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाएगी, प्राइस जो रिलेटेड गुड का है यानी कि सब्सिट्यूट गुड का वो आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको प्रोड्यूस करने की,
हम उसकी प्राइस कैसे, आपको पता है प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कॉस्ट के बेस पे डिसाइड होता है ना। जितनी कॉस्ट पड़ रही है उस पे प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यही होता है ना। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। देन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इसमें क्या होएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी मोर होएगी, प्राइस लेस होएगा तो सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी भी लेस होएगी, यानी कि कम क्वांटिटी देंगे आप। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ ऑपोजिट होएगा। अब देखो इसके साथ सेम है, तो इसके जो रिलेटेड गुड होंगे वो उसके साथ क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अगर इस अगर इस कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो अगर इसकी ऑपोजिट गुड का प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम सेलिंग क्या कर देंगे, कॉफी की कम कर देंगे। और कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी सेलिंग्स बढ़ा देंगे। टेक्नोलॉजी के साथ क्या है इसका रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतनी सेल बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी उतनी सप्लाई कम होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ, ठीक है, फेवरेबल कौन सी होगी, सप्लाई के बढ़ना फेवरेबल होएगा गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए, और सप्लाई का कम होना अनफेवरेबल। सप्लाई शेड्यूल क्या बोल रहे हैं, टोटल शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी supplier at various price during a given period. There are two type of supply schedule. First individual supply, then market supply. Same as demand. कोई इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है चीजों की तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। अगर पूरी मार्केट यानी कि अगर तो एक छोटी फर्म सप्लाई कर रही है दैट इज इंडिविजुअल, फर्म कर रही है तो इंडिविजुअल एक फर्म है। वही अगर इंडस्ट्री कर रही है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स कर रही है दैट इज मार्केट सप्लाई। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉमोडिटी के साथ। इसमें भी सेम चेंज आ गया, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें क्या है, कम होने पे कम खरीदते हैं, ज्यादा होने पे ज्यादा खरीदते हैं। हमने पढ़ा ना पॉजिटिव रिलेशन है, तो कम प्राइस था तो कम खरीदा, ज्यादा प्राइस था तो ज्यादा खरीदा। क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है। तो ये यहां से शिफ्ट होके यहां हो गई। आपको पता है सप्लाई का लाइन तो अपवर्ड ही है, तो सप्लाई की शिफ्टिंग भी अपवर्ड में ही होगी। तो अगर वो यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पे हो जाती है देन एक्सपेंशन। देन शिफ्ट आ गया, शिफ्ट किस वजह से होएगा, अदर फैक्टर्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। शिफ्ट सेम है, शिफ्ट क्या होएगा, एक यहाँ पे डिमांड बन रही है, एक यहाँ पे सप्लाई बन रही है, और एक यहाँ पे इसके साथ ही नीचे से सप्लाई बनेगी, ठीक है। तो वो शिफ्ट होएगा। ये देखो ये रहा, उन्होंने बना दिया, ये रही हमारी पहली वाली। फिर सप्लाई क्या है, शिफ्ट हो गई, प्राइस वही है, हमने इनकम बढ़ने पे